हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आज हम बात करेंगे एनआईएस के एक और ब्लॉक के ऊपर। ये ब्लॉक 507 है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिटी एंड एजुकेशन। तो कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि मैम इस सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो ये चैप्टर एनआईएस का कराओ। वैसे मैंने पहले एनआईएस कभी कराई नहीं है, मैं एनआईएस से नोट्स बनाती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि एनआईएस पर फोकस था आपका स्टार्टिंग से ही। लेकिन ये है कि ऐसे पीडीएफ शेयर करके मैं नहीं कराती थी लेकिन कुछ बच्चों का लगातार मेरे पास के मेल्स आए हैं, जैसे आर्ट एजुकेशन का बहुत बच्चों का है, आर्ट वर्क का, तो इसलिए कल मैंने उसकी पीडीएफ वो कर दी थी। और क्योंकि मैं अब नोट्स बनाने की इतनी मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ से आपको पढ़ा रही। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सुन लेना बस, ठीक है। मान लीजिए आपने एनआईएस करी भी नहीं है या फिर लास्ट मोमेंट है आपका, आपकी रिवीजन भी करनी है आपको, तो भी सुन लेंगे। सिर्फ सुनने से भी बहुत सारी चीजें आपकी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो है, तो चलिए देखते हैं आज क्या है इस वीडियो में। बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में पढ़ने का भी टाइम भी नहीं है। तो आप टच कर लें हर चीज को, ताकि आप क्वेश्चन आए तो, वैसे सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन से इतने मुश्किल मतलब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो एप्लीकेटिव बेसिस होते हैं। अगर मान लिया आप एनआईएस नहीं भी पढ़कर जा रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एनआईएस से पेपर आ रहा है तो क्या हुआ। मतलब बात ये है कि वो नॉर्मल टॉपिक्स आप कहीं और से पढ़ लेते हैं। एनआईएस में क्या है कि वहां पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। बात ये है सिर्फ, वरना आप अगर किसी और बुक से पढ़ते हैं तो वहां आपको कुछ इस बुक से पढ़ लिया, कुछ इस बुक से पढ़ लिया, तो इस तरह से करना पड़ता है। अदरवाइज एनआईएस हो गई या बीएड की बुक्स होंगी, ये सारी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो देखते हैं अब क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोसाइटी एंड एजुकेशन की। और सोसाइटी का मतलब क्या होता है ये किसी को भी मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। हम ये कहते हैं कि आदमी जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहकर ही वो सीखता है, ये हम मानते हैं। आप यहाँ पे वाइगोत्स्की को याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी मानना था कि कोई भी जो लर्निंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, वो सोसाइटी में रहकर ही हो सकता है। और सोसाइटी के लोग वही होते हैं जो आपस में एक एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक कल्चर को फॉलो करते हैं, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकती है, डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती हैं वो भी अगर एक साथ रहती है तो पूरा वो एक सोसाइटी बना देती है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले इसे मीनिंग दिया हुआ है इंस्टीट्यूशन का, सोसाइटी मीनिंग एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। अब अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल एक सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है, ये भी आप मानते हैं। मिनी सोसाइटी हम स्कूल को कहते हैं, क्योंकि स्कूल में भी वही होता है, डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चे जो हैं आकर एक साथ पढ़ते हैं। तो ए टीचर इन स्कूल परफॉर्म्स वेरियस एक्शन पर्टेनिंग टू टीचिंग, इवैल्यूएशन, ग्रुप एक्टिविटी इन द क्लासरूम सिचुएशन एंड एक्शन कंसर्निंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक टीचर जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर निभाता है अपनी, है ना। और वहां पर बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं, और क्योंकि वो उसको पता है कि बच्चे जो है सोसाइटी से आ रहे हैं, यहाँ एक मिनी सोसाइटी क्रिएट हो रही है, तो वहां पर टीचर का रोल जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो ये सोसाइटी के बारे में कुछ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या कनेक्शन है ना, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इनको जोड़ते हैं, एक बार उन पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है फैमिली की, ठीक है। सबको पता है कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल, यही बात इसमें दी गई है। बच्चा स्कूल जाने से पहले अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होता है, और वहां पर जो है वो अपनी लैंग्वेज को भी सीख कर जाता है। और सभी को पता है कि मदर टंग, जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो मदर टंग की पूरी उसको जानकारी होती है, मतलब एज इन वैसे जानकारी नहीं, लेकिन उसको वर्ड्स आते हैं अपनी मदर टंग के। इवन वो आपकी बातों को समझ सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है जब वो स्कूल में आता है। इवन 5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, प्री प्राइमरी की बात नहीं कर रही। 5 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है ना, तो भाषा में वो वेल इक्विप्ड होता है। बस उसकी जो वोकैब है और वो जो उसका एक रिच एनवायरमेंट है वो बढ़ता चला जाता है जब वो इंटरेक्ट करता है स्कूल में। ओके, सो फैमिली जो है हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, जो बहुत कुछ सिखाकर भेजती है बच्चों को। कल्चर हो गया, इवन जो बहुत सारी वैल्यूज है वो फैमिली वाले ही सिखा देते हैं स्टार्टिंग में। बच्चे को बूस्ट मिलता है कहाँ पर, स्कूल में। ओके, उसके बाद बात करेंगे रिलीजन की। तो रिलीजन भी एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है, बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। और आप जानते हैं कि रिलीजन का क्या महत्व है ना। रिलीजन पर ही बहुत सारी सोसाइटीज बन जाती हैं, कंट्रीज बन जाती हैं। तो एक एस्पेक्ट जो है वो रिलीजन का है। ओके, ज्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडिविजुअल सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी की बात आती है कि किस तरह का वर्किंग सिस्टम है वहां पर, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ना, ये आपकी इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री होती है, कोई सोसाइटी होती है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, कोई इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होती है। और इवन कार्ल मार्क्स ने तो ये भी कहा है कि इकोनॉमिक जो है वो बेस है हर सोसाइटी का। मतलब कोई भी सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो सोसाइटी का जो भी सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो भी कोई भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, सब कुछ इकोनॉमी पर ही बेस्ड होता है। इफ यू हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेल। उसके बाद आता है
एजुकेशन सिस्टम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो एजुकेशन है वो हर सोसाइटी में दी जाती है, ठीक है, और जो स्कूल्स जो है इसके मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच का कनेक्शन एजुकेशन में भी बनता है। उसके बाद है पॉलिटिक्स, जिसके बारे में तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है ही नहीं। आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया जहां भी हो गया, हर जगह पॉलिटिकल एजेंडास चलते रहते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो बस ये जान लो मोटा मोटा कि ये जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो जोड़ते हैं एक तरह से, है ना, ये सोसाइटी का और उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बात जॉन डेवी का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि जॉन डेवी जो थे इन्होंने प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद दिया है। इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशनल सिस्टम होता है उसका मेन काम ये होता है कि एक बेटर सिटीजन बनाए, है ना। इनकी जो प्रैग्मेटिज्म की पूरी धारणा है वो चेंज पर और इसी पर आधारित है कि भाई क्योंकि हम सभी सोशल बीइंग्स हैं, है ना, और स्कूल ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर जो है बच्चे और टीचर जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है आप एक बेटर सिस्टम बना सकते हैं, सोसाइटल सिस्टम बना सकते हैं, जो चीजें ठीक नहीं है उनको ठीक करके चेंज ला सकते हैं उनके अंतर्गत, और एक इंसान को, मतलब एक बच्चे को आप बेटर सिटीजन बना सकते हैं। कि यहाँ पर जॉन डेवी के बारे में मेंशन है कुछ चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो है सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के सामाजिक कार्य कौन से हैं। जब एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एक तो भैया आप ठीक है वो पढ़ा रहा है, एक इंडिविजुअल को एडुकेट कर रहा है, लेकिन उसके सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं, वो समाज के लिए क्या करता है एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहली बात आती है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हम सबको पता है कि एक जो पर्टिकुलर सोसाइटी होती है उसका एक कल्चर होता है। तो बेसिकली जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं आपके जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ट्रांसमिट करते हैं हम अपनी कल्चरल नॉलेज को, अपनी जो भी कल्चर के नॉर्म्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, जो भी हमारी परंपराएं होते हैं, उन सबको हम बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो वन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कल्चर का ट्रांसमिशन है वो एजुकेशन सिस्टम इसका रोल निभाता है। मान लीजिए, क्योंकि हम अगर ये एज एन कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कंट्री में जो है, क्योंकि हमारी प्रियम्बल जो है बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जैसे कि इक्वालिटी है, जस्टिस है, न्याय है, समता समानता की धारणाएं हैं। तो ये सारे चीजें जो है किसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर इनकलकेट करेगा। ऑफ कोर्स फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर आता है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, जहां से ये जो ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है, ये ट्रांसमिट होते हैं बच्चों के अंदर। तो पहला काम जो है सोसाइटी का, सॉरी एजुकेशन का एज अ स्कूल फंक्शन, सोशल फंक्शन, वो है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद सेकंड, वही फिर हम वैल्यूज पर आते हैं। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी, जो भी असमानता की भावनाएं हैं, जो भी भेदभाव हो रहे होते हैं, उनको कम करना है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही अपने राइट्स और बाकी सारी चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सेकंड इसका पॉइंट हो गया कि आपको इनइक्वालिटी कम करनी है, साथ ही साथ आपको डिस्पैरिटी भी कम करनी है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमें देखो यहाँ पर आर्टिकल 21A और 45 की बात की गई है। 21A आप सभी को पता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। फिर उसके बाद आता है 45 में, जहां पर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है। सर्व शिक्षा अभियान की, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की यहाँ पर बात की गई है, महिला सांख्यिकी, कस्तूरबा KGBV जो है, जैसे कि ये फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स थे। सर्व शिक्षा अभियान जो है एक नेशनल प्रोग्राम है, जिसके बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है, इनको दोबारा करने की जरूरत है। फिर सोशल मोबिलिटी होना चाहिए, सोशल चेंज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सामाजिक बदलाव जरूरी है सोसाइटी में। अगर कोई भी सोसाइटी की स्थिर रहेगी ना, जॉन डेवी कहते हैं, वो सड़ जाती है। अगर कोई भी जिस तरह से रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही जो आपकी सोसाइटी है वो भी सड़ जाती है, उसमें चेंज नहीं होता है, तो है ना, वो बिल्कुल पिछड़ी हो जाती है। तो सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की, ग्रुप्स की, है ना, उनके स्टेटस में। ऐसा नहीं है कि जो एक इंसान एक ही काम कर रहा है तो फिर वही करेगा ना, थोड़ा थोड़ा सोशल हायरार्कीज भी चेंज होनी चाहिए। मूवमेंट उसमें नहीं होगा तो फिर रेवोल्यूशन होगा। ये सारी चीजों की बात हो रही है। जैसे कि पहले लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने के लिए चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन अब उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है। तो बात ये सोशल चेंज आना चाहिए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर यंग माइंड्स जाते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। तो हमें बहुत सारे नई इनोवेशंस मिलती है वहां पर, नई नॉलेज क्रिएट होती है वहां पर। एक ही काम हो गया। उसके बाद है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब एक मेन काम जो करती है हमारी सोसाइटी, वो करते, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो है इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, जो CC बात करती है, RT या NEP बात करती है, कि हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, हर एस्पेक्ट को डेवलप करना है। ये भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मल नॉन फॉर्मल की भी बात की गई है। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से पढ़ लेना। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों ही जो है वो बहुत डेवलपमेंट में रोल निभाते हैं। साथ ही साथ इनफॉर्मल, जो कि हमारा फैमिली का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सब बताया गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम का डिफरेंस वगैरह, ये सब मैंने आपको करा रखा है। इसमें मैं दोबारा ज्यादा बोलूंगी नहीं, आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मैंने बता दिया आपको कि एजुकेशन का क्या रोल है। अब ये कि सोसाइटी क्या देती है एजुकेशन प्रोसेस को, ये भी आपको जानना जरूरी है।
सबसे पहली बात है सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस देती है कोई भी सोसाइटी है। देखो हमें पता है हमारे देश में माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स है कि वो अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो चला सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या फिर इस्लामिक मदरसा जो चलते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, ये सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपने स्कूल्स वगैरह भी चलाती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनके सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होंगे ही होंगे। इवन जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पर जो है आपका सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, जहां पर किसी धर्म को नहीं माना जाता है, तो वो नॉर्मल है। तो वहां पर नॉर्मल जो सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो होता ही होता है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एजुकेशन भी कुछ कल्चर, मतलब एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों में कल्चर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, लेकिन सोसाइटी से आते हैं ये सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस। जिस तरह की सोसाइटी होगी, जिस तरह की आपकी, मान लीजिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में जिस तरह की सोसाइटी प्रिवेल करती है वैसा ही उसका एजुकेशन सिस्टम भी होगा। जब नेशनल पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें ये वैल्यूज जो है, इनका कल्चर जो है उसको इनकलकेट किया जाता है, उसको मिलाया जाता है, ठीक है, तब जाके हमारी ये चीज एजुकेशन सिस्टम जो है वो तैयार होता है कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम चलेगा, ठीक है। उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस हम सभी को पता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया वो होती है जिसके थ्रू जो है एक कम्युनिटी या एक समुदाय जो है अपने जो मेंबर्स होते हैं उनमें अपनी कल्चर और नॉर्म्स को ट्रांसफर करता है। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है आपके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही हो पाता है ज्यादा। एक तो फैमिली करती है, लेकिन सेकंड अगर हम एजेंट बोले तो वो आपकी क्या है, स्कूल या फिर सोशल स्कूल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये आपका सेकंड उस पे आता है। उसके बाद कम्युनिटी आती है, फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये सारे सोशलाइजेशन के एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है कि यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। तो भाई सोसाइटी क्या कहती है कि सब लोग जो है वो इक्वल है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर यही चीज जो है हमारे एजुकेशनल में ट्रांसफर होती है कि हाँ भाई यही चीज हमें बच्चों को पढ़ानी है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात हो चुकी है। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सबको पता है कि जो भी पॉलिटिकल एजेंडा कहीं पर चल रहा होता है वही आप एजुकेशन में इनकलकेट करते हैं, है ना। अभी देखो जो आप गवर्नमेंट है उसने देशभक्ति करिकुलम स्टार्ट किया है ना, एक पॉलिटिकल कह लीजिए, कैसा भी कह लीजिए, पहले हैप्पीनेस उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कोई और स्टेट भी इसको स्टार्ट कर देगा। तो ये सब कंडीशन जो है इन्फ्लुएंस करती है। फिर कंट्री में क्या चल रहा है वही आइडियोलॉजी बच्चों को देने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनका पूरा पूरा इम्पैक्ट होता है नेशनल पॉलिसीज पर। अब मान लीजिए अभी जो गवर्नमेंट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट चल रही है उनकी जो नेशनल पॉलिसी आएगी वो पहली वाली गवर्नमेंट से डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर फंडा या फिर यहाँ पर जो भी चीजें चलेगी, आइडियोलॉजी चलेगी, वो आज के पॉलिटिकल लीडर्स की चलेगी, ठीक है। तो वो एक चीज हो गई। पॉलिटिकल कंडीशंस भी बहुत इम्पैक्ट करती है। तो सोसाइटी इस तरह से देती है एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। ये यूनिट कंप्लीट हो गई, आपकी रिवीजन कंप्लीट करा दी मैंने, आई मीन, ठीक है। और जब भी आप कुछ ना समझ में, एक बार समरी जरूर पढ़ लें, समरी से भी बहुत कुछ होता है। हालांकि मैंने इसमें रिवीजन में आपको मेन चीजें बता दी है। नेक्स्ट हम दूसरे ब्लॉक पर चलते हैं। दूसरा ब्लॉक नहीं, ये है सेकंड चैप्टर इसका, कम्युनिटी एंड स्कूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी और स्कूल का क्या रैंक है। भाई देखो कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर का पार्ट होती है, सोसाइटी एक बड़े लेवल पे होती है, कम्युनिटी उसका पार्ट होती है। छोटी छोटी कम्युनिटीज बन जाती है ना आपकी सोसाइटी के अंदर ही। फिर कम्युनिटी और स्कूल का क्या रोल है यहाँ पर, इस चीज को सीखेंगे। ओके, सो कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने की बात यहाँ पर है कि आपको कम्युनिटी को वो करना है एक तरह से कि कम्युनिटी होती क्या है उसको समझना जरूरी है। इसमें एक बात बताई गई है कि एरिस्टोटल जो है उन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी या फिर समाज वर्ड को जो है डिस्क्राइब किया था कि मतलब जो इंसान है उन्होंने शेयर्ड वैल्यूज, मतलब उनकी कुछ शेयर्ड वैल्यू होती है तो वो एक ग्रुप बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं। डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज इन्होंने बताई थी। एक तो जोग्राफिक कम्युनिटी होती है जो एक जैसे जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। कुछ लोग पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ी कम्युनिटी हो गई, कुछ लोग मैदानी भागों में है, मान लीजिए गंगा नदी के पास एक कम्युनिटी यहाँ बन रही है, एक इधर बन रही है, इस तरह से बनती चली जाती है। उसके बाद एथनिक, रेशियल या रिलीजियस कम्युनिटी है। अगर एक जगह पर एक जैसे धर्म के लोग रहते हैं वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, एक ही रेस से हैं तो वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं। उसके बाद जो है शेयर्ड फैमिली और एजुकेशनल वैल्यूज के ऊपर भी कुछ कम्युनिटीज बनती हैं। इसको थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ आपको। एजुकेशनल कंसर्न्स को लेकर भी कुछ कम्युनिटी बन जाती हैं, जिसमें पेरेंट्स एसोसिएशंस होती हैं या फिर और भी बॉडीज शामिल हो जाती हैं, जो स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगी, पेरेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होगी, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो अगर ब्रॉडली हम कम्युनिटी को डिफाइन करें तो क्या होती है, एक लार्जर सोशल यूनिट कह सकते हैं एज कंपेयर टू द फैमिली, कि फैमिली से बड़ी होती है। तो सोसाइटी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जब फैमिली से बड़ी की बात करते हैं, यानी कि फैमिली से ज्यादा और आसपास के लोग जब आपस में जुड़कर जो है एक लार्जर सोशल यूनिट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। जैसे आसपास का जो माहौल होता है हमारे घर के आसपास की, मान लीजिए कॉलोनी है, कॉलोनी के लोगों ने, या फिर आजकल सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स हो गए हैं, तो वहां की अपनी एक कम्युनिटी बन जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी होती है, ज्यादा इसके डीप में आपको नहीं जाना है।
अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि कम्युनिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन सिस्टम को। देखो मैंने आपको कई बार कुछ चीजें पढ़ा रखी, एसएमसी मैंने पढ़ाई थी आपको, या फिर पीछे भी कुछ एक दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं। कम्युनिटी में जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक कारपेंटर वाले की शॉप है, ठीक है, वो भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है। किसी के पेरेंट्स है, वो किसी प्रोफेशन को कर रहे हैं और वो भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है। पेरेंट्स भी कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। आसपास के आपके पड़ोसी हो गए, स्कूल के पड़ोस में जो चीजें चल रही होती है वो सब कम्युनिटी रिसोर्सेज होती है। मतलब आप उनका यूज कैसे कर सकते हो एजुकेशन में, बेसिकली वो बात होती है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें दी गई है कि किस तरह से कम्युनिटी जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल तरीके से, संरचनात्मक तरीके से और कार्यात्मक तरीके से जो है एक तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिटरमिन करती है। ओके, ये वाली चीज दी गई है। फिर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की बात की गई है, जो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से किया गया था। यहाँ पर एक बात की गई है कि डिसेंट्रलाइजेशन होने से जो है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई है स्कूल सिस्टम में, जिससे जो है हम स्कूल टाइमिंग, कैलेंडर हो गया, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, सब जगह पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई है। और जो लोकल लोग हैं, लोकल लेवल पर भी जो है एक कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन किसके थ्रू हुआ है, ये मैं एक चीज बता दूं, वो हुआ है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो आपका गांव में और जो एमसीडीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिला है इसके थ्रू, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन की बात की गई है। ठीक है, रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की बात की गई, 73rd 74th सब जो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। फिर क्योंकि हमारा जो एम है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है कि हर बच्चे को एक्सेस हो, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन तक, वो प्रायोरिटी है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकल लोगों को ऐड करना। मैंने कहा ना कि जो लोकल आपको चीजें मिल जाती है वो सब आपकी कम्युनिटी का पार्ट है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का, जो कि राजस्थान का था, जहां पे किस तरह से भाई देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई गई, ये मुझे भी अच्छा लगा काफी, कि एक शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट था जो चलाया गया था राजस्थान में। ठीक है, किस प्रॉब्लम के लिए, क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ टीचर एब्सेंटीज, टीचर बहुत एब्सेंट होते थे, है ना, तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, to tackle the teacher absentees in the remote and inaccessible villages by the selection of 2 ordinary villagers to replace the primary school teachers who would be responsible for teaching the children, है ना। मान लीजिए अब कुछ क्रॉनिकली एब्सेंट हो जाते हैं, फॉर्मली क्वालिफाइड बट क्रॉनिकली एब्सेंट है, वो वहां पे स्कूल में एब्सेंट है, तो उस टाइम पे कौन उनका वो करेगा, तो किसी की भी 2 ऑर्डिनरी विलेजेस को आपने अपॉइंट कर लिया जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो स्कूल के बच्चों को उनके टाइम पे पढ़ाएंगे। तो ये शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट था राजस्थान का, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इस तरह से कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है। हालांकि ये चीजें हर जगह पर नहीं चलती है, बट ऐसा किया जा सकता है। मान लीजिए टीचर्स की शॉर्टेज है, वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। ओके, यहाँ पर एक प्रोपेल नाम की चीज के बारे में दिया गया है कि एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था दैट प्रोपेल्स रूरल कम्युनिटी टू डिजाइन द प्राइमरी स्कूल्स। मतलब एक प्रोपेल रूरल कम्युनिटी को दिया गया था कि प्राइमरी स्कूल को कैसे डिजाइन करना है, तो ये भी एक प्रोग्राम था। ज्यादा हम लोग जुम्बिश करके प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है, सर्व शिक्षा अभियान पर मैंने डीप में वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ये सब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बता दिया, एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है किस तरह से आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो। आपको कम्युनिटी की चीजों को, उनके रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को भी, है ना, लोगों को भी इन्वॉल्व करना है एजुकेशन में, ताकि आप फैसिलिटेट कर पाए, बेसिकली आप इजी कर पाए बच्चों के लिए लर्निंग को। ये है मेन टारगेट। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये सबको पता है कि सोसाइटी में कस्टम, ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशनल, इकोनॉमिक फैक्टर, इनमें ये मतलब आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें फैक्ट्स पर जाने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या अलग दिया हुआ है दूसरों से, है ना, वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर लेगी, देखो कि इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज वन ऑफ द चाइल्ड्स मोस्ट नेचुरल एंड इंप्रेसिव अकम्पलिशमेंट्स। ठीक है, ओरल लैंग्वेज जो बच्चा सीख जाता है घर पे अपने आप ही, वो सबसे आप नेचुरल कह सकते हैं, सबसे इंप्रेसिव है। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग अपने आप में देख लो, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कितनी मुश्किल होती है, लेकिन फर्स्ट वो कितना इजिली सीख जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए ये हमें देखना है। सो यहाँ पर यही दिया गया है कि किस तरह से कम्युनिटी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिटी में फिर आपकी फैमिली भी आ जाती है। ठीक है, फैमिली का रोल क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। यहाँ पर इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से जो बच्चा जो अपनी होम लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख लेता है, एवरीडे सिचुएशन से, जैसे अपने पड़ोसी से बात करता है, अपने परिवार वालों से बात कर रहा है, जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनसे बात कर रहा है, तो कितना ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये दी गई है कि भाई अगर मदर टंग में जो प्राइमरी एजुकेशन है, अगर उनकी मदर टंग में ना हो तो वो हैम्पर कर सकती है बच्चे को, और ड्रॉप आउट का एक रीजन हो सकती है कि बच्चा वहां पे एलिनेट फील करेगा, यानी कि वो अलगाव महसूस करेगा, वहां से उसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वहां पे डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा। यहाँ पे एक लैंग्वेज लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आप नॉन यूज ऑफ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज, अगर आप
बच्चे की नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं करते तो क्या हो सकता है इससे? पहला एलिनेशन हो सकता है, अलगाव हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूएशन एंड लार्ज स्केल ड्रॉप आउट हो सकता है, यानी कि बाद में हो सकता है कि वो फर्स्ट में एडमिशन तो ले लेकिन वो 5th तक आते आते वो ड्रॉप आउट कर जाए, स्कूल से वो निकल जाए। तो ये कुछ इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर कहें कि मदर टंग का यूज नहीं करते तो क्या हो सकता है, क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो बस यही वाली चीजें, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं जो आपको बाहर से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही चीजें दी गई हैं कि किस तरह से हम एक्टिव, अब यहाँ पर वही वाली बात की गई है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, पीयर्स एंड टीचर इज नीडेड, कि किस तरह से सब लोग मिलकर लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। टीचर को भी क्या करना चाहिए, उसको एंकरेज करना चाहिए बच्चे को कि वो जो है अपनी लैंग्वेज में बात करे और डरे ना, उसको फियरलेस एनवायरमेंट देना है। यूज देयर डायलेक्ट मटेरियल इन द स्कूल करिकुलम, की जो उनकी भी बोली होती है, मटेरियल जो भी है उनके पास, उनकी भाषा है बोली में, उसको भी लेकर आए स्कूल में, है ना। और उसको भी महत्व दे टीचर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही महत्व दे। जो भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो मल्टीलिंग्वलिज्म की बात करते हैं, बहुभाषावाद की बात करते हैं, वो जो है क्लास में एज अ रिसोर्स यूज होना चाहिए, है ना। वो जब यूज होगा तो ऑब्वियसली बच्चे की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लर्निंग अच्छी हो जाएगी। फिर एक टर्म दी गई है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, CLL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं ना, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि CL एक अप्रोच है इन विच स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू डेवलप व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज दे वुड लाइक टू लर्न। अब देखो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। ये क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट जो है एक साथ काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट लैंग्वेज के लर्न करना चाहते हैं। भाई उनको फ्लुएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, क्या वो याद करना चाहते हैं। द टीचर एक्ट एज ए काउंसलर एंड पैराफ्रेजर, ठीक है। टीचर यहाँ पर काउंसलर के रूप में काम करता है। पैराफ्रेजर का मतलब होता है बेसिकली व्याख्या देना, छोटे रूप में व्याख्या देना, जैसे आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जो लिखा हुआ है वो वाला काम है। वाई द लर्नर एक्ट एज ए कोलैबोरेटर, वो कोलैबोरेट करते हैं। समटाइम्स दिस रोल कैन बी चेंज, ये रोल जो है चेंज भी हो सकता है, कई बार बच्चों को आता है तो वो पैराफ्रेजर बन सकते हैं, है ना, और मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं टीचर्स यहाँ पर। ओके, तो ये है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। इस पर यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग दैट। उसके बाद है बैरियर्स, कौन कौन से कम्युनिटी लर्निंग में, यानी कि कौन कौन सी रुकावटें हैं। जब हम कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो यही है कि जब मल्टीकल्चरल कम्युनिटी होती है तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल होगी, है ना। टीचर सोचते हैं कि यार सब लोग अलग अलग लैंग्वेज का यूज करेंगे तो मैं इंग्लिश कैसे सिखाऊंगी। लेकिन हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब यही कहते हैं कि मल्टी कल्चर और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में जो है हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नर्चरिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, की जो पेरेंट्स हो गए, केयर गिवर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है बच्चों का, है ना। कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगे जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस है उनके लिए। अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड्स लैंग्वेज और डायलेक्ट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वही वाली बात है, फिर से अगेन वही चीजें रिपीट हो रही है कि आपको हर बच्चे की लैंग्वेज को इज्जत देनी है ताकि वो ये फील करे कि हाँ भी मुझे भी वैल्यू मिल रही है, वो भी एलिनेट महसूस ना करे। उसके बाद है एनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। आपको ये कोशिश करनी है कि पीयर लर्निंग को साथ साथ, पीयर लर्निंग में जब आप एक दो सहपाठियों को बिठा देते हैं और आप कहते हैं उसके थ्रू जो लर्निंग होती है, बेसिकली मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर है और एक बच्चा बहुत ही शार्प माइंडेड है, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे, आप उस केस में जो शार्प माइंडेड बच्चा है उसको स्लो लर्नर के साथ बिठा सकते हैं। वो आराम से भी देखेगा, आराम से भी समझाएगा, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करेगा। टीचर से फिर भी बच्चे डर जाते हैं, बट पीयर से वो डरते नहीं है, बल्कि इवन वो अच्छा लगता है उनको। तो पीयर लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग क्लास में हो सकती है। ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और जितनी भी एक्टिविटीज आप सोच सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग पर, उन सब की बात है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तो इसमें मुझे लगता है कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप सभी को पता है कि किस तरह से कल्चर जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अब उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और उसके बाद जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था वो क्या कहता है ना। उसने यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है कि envisages a cultural perspective of education for the development of children's personality and discover his or her inherent potential। इन्होंने एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य दिया एजुकेशन का, दोनों ने ही, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने भी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने भी, कि ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। कल्चर पर्सपेक्टिव का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंस्पायर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फोक सॉन्ग। इसका बेसिकली ये वो था कि आप फोक सॉन्ग कलेक्ट करो। फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक टेल्स होती हैं, जो लोक कथाएं होती हैं ना, पहेलियां होती है, लोकल हिस्ट्री जो होती है, मिथ्स होते हैं, वो सब कलेक्ट करो, क्योंकि दे हैव रिच लर्निंग पोटेंशियल फॉर चाइल्ड्स कल्चर डेवलपमेंट। अगर बच्चे की कल्चर डेवलपमेंट करनी है तो फोक टेल्स के थ्रू,
फोक सॉन्ग्स के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं, फोक डांसेस वगैरह करा सकते हैं, तो बच्चे अपने कल्चर को जान सकते हैं, और कल्चर को जानेंगे तो वो अपने बेसिकली वो वैल्यू जो हम उनके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं वो होंगे। ठीक है, कम्युनिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिर वही चीज दी गई है। तो याद रखना कि जो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन था वो किसने दिया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने। और क्या था बेसिकली यहाँ पर फोक सॉन्ग वगैरह कलेक्ट करने थे, ये सारी चीजें, ताकि बच्चे का कल्चरल डेवलपमेंट किया जा सके, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है किसी भी कल्चर का, ये सब। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम ट्राइबल सोशल लाइफ इन विलेजेस, वही सब दिया गया है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर एक एक स्टेट के एग्जाम्पल की यहाँ पर बात नहीं करनी है हमें, यहाँ पर वही फोक सॉन्ग्स वगैरह की बात की गई है। तो चलिए और देखते हैं। उसके बाद है ये वही है कम्युनिटी और कल्चर जो है कैसे इन्वॉल्व करनी है। तो ये कम्युनिटीज कैन कंट्रीब्यूट टू स्कूल बाय सेंडिंग रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स। ये मैंने आपको बहुत बार बताई है बात की, आप कम्युनिटी मेंबर्स को भेज सकते हैं, ट्राइब के हेड्स हो गए, क्लासरूम में जाकर टॉक कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट को विजिट करने दिया जाए, कम्युनिटीज पर जो आसपास के एरिया है उनको विजिट करने दिया जाए। करिकुलम जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज करो, फॉलोइंग द एग्जिस्टिंग साइकिल, 3 ईयरली साइकिल और द लाइफ साइकिल। ऑर्गेनाइज द करिकुलम फॉलोइंग द एग्जिस्टिंग साइकिल्स, एग्जिस्टिंग साइकिल्स को फॉलो करते ही ईयरली साइकिल चला सकते हैं, लाइफ साइकिल चला सकते हैं, कल्चर को इन्वॉल्व करने के लिए। ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे भी क्लियर नहीं हुआ है क्या कहना चाहते हैं। इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर्स एंड चिल्ड्रन इन प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस रीडिंग, जो उनको बेसिकली इंडिजिनस क्या होते हैं, जो देसी चीज होते हैं, लोकली जो मिल जाती है, उस रीडिंग मटेरियल को इनकरेज करना है पढ़ने के लिए। कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, डॉक्यूमेंट करना है द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, जो भी आपको बेस्ट नॉलेज मिलती है, इंडिजिनस नॉलेज मिलती है, उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी करनी है। फैसिलिटेट करें इंडिजिनस रिसोर्स पर्सन को, यानी कि जो भी लोकल या फिर देसी इंसान आपको मिलता है आसपास का, उसको फैसिलिटेट करना है। तो कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट भी देना है उसको, क्योंकि वो जब स्कूल में आता है अपनी नॉलेज शेयर करता है तो उसको हम टेक्निकल सपोर्ट देंगे तो वो ज्यादा बेटर वे से कर पाएगा। ओके, ये चीज है। अब नेक्स्ट इसमें बात की गई है लाइफ स्किल की। लाइफ स्किल पर मैंने आपको वीडियो दे दी थी पहले ही, है ना, तो ये मैं नहीं अभी कराऊंगी। लाइफ स्किल क्या थी क्या नहीं थी, मैंने सारा आपको डिटेल में करा दिया था लाइफ स्किल वाली वीडियो में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें वो वाली चीजें नहीं है। मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल, एजुकेशन वगैरह ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें कम्युनिटी का वही कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी इन स्कूल एजुकेशन के बारे में दिया गया है। फिर से बताया गया है कम्युनिटी होती क्या है। कम्युनिटी में ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं, इनको रट लो या फिर देख लो क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज हो गया, टेरिटरी यानी कि बाउंड्री या फिर जो भी होता है आपका, कस्टम्स हो गए, रिवाज हो गए, ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, ऑक्यूपेशन होगी, कॉमन गोल हो गए। ये सारे जो है कम्युनिटी के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें से कोई भी आ सकते हैं स्टेटमेंट में कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जो भी है जो उसको बाइंड करके रखते हैं। तो आपको 3 या 4 फैक्टर देंगे, इनमें से कुछ एक और फैक्टर भी दे देंगे, फिर पूछेंगे कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन बच्चों में रिव्यू दिए हैं उन्होंने बस ऐसे बोला है कि कम्युनिटी से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में किसी ने ज्यादा मुझे डिटेल नहीं दी है, तो आई डोंट नो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, इसमें सब कुछ देख लो भाई क्या क्या होता है। पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो मैक्सिमम जो है डेवलपमेंट होगी बच्चों की, उनकी नीड्स को हम वो कर पाएंगे, वही सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व कम्युनिटी इन स्कूल, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कम्युनिटी को स्कूल में इन्वॉल्व करने के लिए, ये आपका देखना थोड़ा सा जरूरी है। अब यहाँ पर सबकी बात की गई है, बेसिकली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 और 92 की, जो मैंने कल्चर वाली बात की थी। फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू विकेंद्रीकरण किया गया ताकि ग्राउंड लेवल पे या फिर लोकल लेवल पर जो चीजें हैं, जैसे कि आपकी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें, वो किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती हैं स्कूल एजुकेशन में। ठीक है, अब देखो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। An accompanying program of action called for an integrated and decentralized approach to developing school education with a focus on building the capacity of district in planning management. डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी को मैंने वो करना है स्कूल एजुकेशन में, जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, जिला जो हो गए, ब्लॉक हो गए, इस तरह से। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये वाली चीज इसमें बताई गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में, 1992 के बारे में। इसमें कुछ दिया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू सेट अप लोकल बॉडीज, जैसे कि विलेज एजुकेशन कमेटी बनाई उन्होंने और दूसरे पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। उसके बाद मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, जो विलेज एजुकेशन कमिटीज थी, यानी कि ग्राम शिक्षा कमेटी को क्या बोलेंगे, समिति, ग्राम शिक्षा समिति जो बनाई गई थी प्रोग्राम ऑफ एक्शन और 1986 पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या थी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि माइक्रो लेवल प्लानिंग करेंगे ना, बिल्कुल छोटे स्तर पर जो है प्लान करेंगे, स्कूल मैपिंग करेंगे विलेज में, विलेज की बात हो रही है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ताकि जो है हाउस सर्वे किए जाएंगे। ठीक है, पीरियड डिस्कशंस किए जाएंगे पेरेंट्स के साथ
इन सब चीजों की बात है। तो याद रखना ये सब कराया था आपके किसने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है ग्रास रूट लेवल पर क्या क्या चीजें करी गई है। विलेज एजुकेशन कमिटीज करी, उसका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मदर टीचर एसोसिएशन एमटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए, मदर एसोसिएशन एंड वुमेन मॉनिटर ग्रुप्स डब्ल्यूएमजी, ठीक है, ये वेरियस प्रोग्राम्स है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009, जिसने भी मैंडेटरी कर दिया कि भाई जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो बनेगी, साथ ही साथ फंक्शंस क्या क्या होंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, विलेज एजुकेशन कमेटी के, ये सारी है। और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है ये भी राइट टू एजुकेशन में बताया गया है। ओके, वेज द कम्युनिटी कैन कंट्रीब्यूट इन स्कूल एजुकेशन, किस तरह से कम्युनिटी जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है स्कूल एजुकेशन में। अब ये कुछ कोट्स दिए गए हैं, गो टू पीपल, लव विद देम, लिव विद देम, ठीक है, इनको थोड़ा छोड़ देते हैं। तो इसमें जनरल चीज है वही किस तरह से एनकरेज किया जा सकता है, मैंने आपको पहले बताया है। अब यहाँ पर कुछ है, कुछ तरीके दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन द सर्वेज फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, भाई जो स्कूल में बाहर है, आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है एसएमसी के थ्रू शिक्षा मित्र का। तो उसमें क्या किया जाता है कि स्कूल मैंने हर क्लास से दो पेरेंट्स लिए जाते हैं, जो भी शिक्षा मित्र का आपको बता रही दिल्ली स्कूल्स में चल रहा है कि 2 पेरेंट्स लिए जाते हैं हर क्लास के, 2 एक्टिव पेरेंट्स। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, लॉन्ग एब्सेंटी है, तो ये शिक्षा मित्र क्या करते हैं, ये जाकर जो है उनके घर में विजिट करते हैं या फिर उनके आस पड़ोसियों से बात करते हैं कि वो गांव क्यों गए हैं, कितने लंबे गए हैं। तो इस तरह से पार्टिसिपेट हो सकता है, सर्वे किए जा सकते हैं। ओके, पार्टिसिपेशन द स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज, लोकेशन क्या है स्कूल की, स्कूल में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी होता है ना। गवर्नमेंट की वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट्स वगैरह बनती है, उनको हैंडल कर सकते हैं। मनी, मटेरियल और लेबर को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि जो एसएमसी है उनको ये पावर भी दी गई है कि वो स्कूल के बजट को रिव्यू करेंगे, ठीक है, उस पर नजर रखेंगे। इन्वॉल्वमेंट थ्रू अटेंडेंस पेरेंट्स स्कूल मीटिंग, मतलब वो जब पीटीए होती है तो वहां पर प्रेजेंट रहें, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी का। स्कूल को मॉनिटर करें, हाइजीन कैसा चल रहा है, टीचिंग लर्निंग कैसे चल रही है, जो कि एसएमसीज आजकल करते ही हैं। इवन आजकल टाइम पे एसएमसीज को बहुत ज्यादा पावर है। ओके, नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट थ्रू कंसल्टेशन ऑन ए पर्टिकुलर इशू, किसी इशू पर बात करनी है, मान लीजिए कोई गर्ल एजुकेशन की बात है या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात है, तो उस पर डिस्कशन हो सकता है। कोई सर्विस देनी है, टीचिंग करनी है व्हेन द टीचर इज एब्सेंट, जो मैंने पहले आपको बताया शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के थ्रू। फिर अटेंडेंस बच्चों की क्या है ना, इंसेंटिव्स कौन से हैं, फ्री टेक्स्ट बुक है या फिर कोई अपने आप से कुछ करना चाह रहा है, मिड डे मील स्कीम कैसे चल रही है, ये सारी चीजें जो है कम्युनिटी यहाँ पे कर सकती है। ओके, ये सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पर। तो देखेंगे आपकी इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पर जो आप नहीं कर पाएंगे। वट रोल कम्युनिटी कैन प्ले टू इंप्रूव स्कूल एजुकेशन, फिर से वही वाली बात है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वही चीज है कि क्या क्या कम्युनिटी कर सकती है। तो कम्युनिटी भाई सब कुछ कर सकती है। कोई बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, उसको लेकर आ सकती है। अगर किसी के बच्चे के पेरेंट्स जो है थोड़े टेढ़े हैं, उनसे भी बात कर सकती है। स्कूल के बजट पर नजर रख सकती है, स्कूल का ऑल ओवर प्लान देख सकती है, टीचिंग लर्निंग कैसी चल रही है, एब्सेंटी क्या है, टीचर कितना लेट आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर सकती है, उनके लिए रिसोर्स पर्सन बन सकती है। तो ये सारे काम जो है कम्युनिटी कर सकती है। तो वही सारी चीजें हैं। ओके, उसके बाद है एक की फोस्टरिंग स्कूल पेरेंट एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, क्योंकि जो कम्युनिटी होती है पेरेंट्स उसी का पार्ट होते हैं। एक तो पेरेंट हो गए जो बच्चों के पेरेंट है, साथ ही साथ जो दूसरे लोग जो आसपास रहते हैं, मान लीजिए किसी गांव में स्कूल है, जिन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं वो तो है इन्वॉल्व, लेकिन जिनके नहीं भी पढ़ते उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पेरेंट्स एंड स्कूल्स कम्युनिकेट रेगुलरली एंड क्लियरली। अब ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिससे कम्युनिटी और स्कूल को इन्वॉल्व किया जा सकता है। पेरेंट्स एंड स्कूल्स को कम्युनिकेट रेगुलरली और क्लियरली करें, मतलब डेली कम्युनिकेट करें। डेली के मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक साल तक कम्युनिकेशन ना हो, रेगुलर होनी चाहिए वो। स्कूल दैट आर वेल मैनेज्ड, community will be able to contribute in those schools which form school management committee and give representation to the parents to different socio-economic groups. School that encourage parents involvement, teacher who are ready to guide, ये बेसिकली वही है कि किस तरह से आपकी कम्युनिटी और स्कूल के बीच ज्यादा बेटर हो सकता है। उन स्कूल्स के लिए जो ज्यादा वेल मैनेज होते हैं, जो एनकरेज करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है, जो टीचर जो रेडी रहते हैं हमेशा एडवाइस करने के लिए पेरेंट्स से, जो लड़े ना, है ना, पेरेंट्स भी ना लड़े और टीचर भी ना लड़े। पेरेंट्स एंड गार्जियंस हु शेयर देयर स्किल्स एंड नॉलेज विद स्कूल्स, मैंने फिर से बताया कि वही अगर कोई मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन है किसी के पेरेंट, तो वो वहां पर उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। कोई किसान है तो वो उसकी नॉलेज दे सकते हैं। वो वाली सारी चीजें हैं। ओके, तो ये था। अब फिर ये था कि कम्युनिटी के माइक्रो प्लानिंग कैसे करती है कम्युनिटी, है ना, छोटे स्तर पर जो प्लानिंग करती है। सर्वेज कर सकती है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग मिलकर सीखना और उस पर एक्शन लेना। फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, हाउस टू हाउस सर्वेस हो सकते हैं और ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हर एक चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको देखते हैं। जैसे ये दी गई है एक टेक्निक, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन टेक्निक्स क्या होती है। इट इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन का मतलब क्या होता है, पीएलए टेक्निक क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है।
इसका मतलब है कि सिंबल्स का यूज करना, किसी चिन्हों का यूज करना कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये इफेक्टिव होता है बिकॉज इट एनकरेजेस इलिटरेट एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट। क्योंकि मान लीजिए आप सिर्फ बोलकर नहीं समझा रहे हैं, लेकिन आप सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। सिंबल्स देखकर ज्यादा आसानी से पेरेंट्स भी समझते हैं और बच्चे भी। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिनके पेरेंट्स को लिखना पढ़ना इतना नहीं आता है, तो उनके लिए आप सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज पार्टिसिपेटरी लर्निंग इन एक्शन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। चपाती कम्युनिटी रीजनिंग दिया गया है यहाँ पर, ये भी शायद वही है। चपाती क्या होती है, यूज ऑफ चपाती, मतलब चपाती का सिंबॉलिक यूज किया है यहाँ पर। ओके, ए राउंड शेप ब्रेड दैट इंडियन फैमिलीज ईट ऑन अ डेली बेसिस टू इन्वॉल्व द पार्टिसिपेंट। ए विजनिंग वर्कशॉप फैसिलिटेटर डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल मीडियम एंड लार्ज पीसेज ऑफ राउंड शेप्ड कार्डबोर्ड। उनने छोटे मीडियम वो दिए। देन ही आस्क्ड द रेजिडेंट्स टू एसोसिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर द कम्युनिटी विच द लार्ज विद द लार्ज चपाती एंड अदर। तो उन्हें कहा कि रेजिडेंट्स को एसोसिएट करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर द कम्युनिटी विद द लार्ज चपाती, कि लार्ज चपाती के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने राउंड शेप्ड कार्डबोर्ड के थ्रू चपाती का जो भी किया था, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग इन एक्शन होता है, क्योंकि ये इन्वॉल्व भी करती है, ये अट्रैक्टिव भी होती है, तो इससे वो इजिली इन्वॉल्व हो जाएंगे। यूजिंग सीड स्टिक्स एंड फ्लैग्स, ये सब सिंबल्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। ये तो पीएलए के बारे में याद रखना, पीएलए होती क्या है। इंटरफेस ऑफ स्कूल कम्युनिटी एंड दिस, ओके, तो ये वही है। अब एक इसके देखो शॉर्ट फॉर्म के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे, ऐसे बीच बीच में शॉर्ट फॉर्म होती है। प्रोजेक्ट ऑन प्राइमरी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, ये PEEP का, टू अचीव द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपी। यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू क्वालिटी टीचिंग एंड इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब यही वाली बात है कि इंटरफेस, सारी चीजें आपको ऐसा लग रही होगी कि ये भी वही सेम चीज की बात है, ये सेम चीज की बात है। तो बात यही है कि आपको, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है किसी भी कंसेप्ट के बारे में, तो आप आराम से क्वेश्चन उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर थ्रू विच द कम्युनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। किस तरह से कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है, देखो वही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू करती है, पेरेंट्स आते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी के थ्रू करती है, एनजीओज के थ्रू करती है, क्योंकि एनजीओ जो है वो भी वॉलंटियर्स होते हैं एक तरह से। फिर वॉलंटियर जो खुद से समूह बने होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये सारे अपने आप से वॉलंटियर करते हैं, स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरीके से करती है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर इसका है प्रोविजंस फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर SASA एंड RT। तो भाई SSA के ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाकर दे रखी है, SMC के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर दे रखी है, विलेज एजुकेशन कमेटी को आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। SMC से क्या फी स्ट्रक्चर्स, इन पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, SSA पर भी बनाई हुई है इन पर, तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये बेसिक आपका था कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी का, कल्चर का, सोसाइटी का आपस में क्या लिंकेज है, उनका क्या रोल है। कुछ कुछ नई चीजें इसमें थी जो मैंने आपको बताई है, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फिर कुछ नई टर्मिनोलॉजीज थी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।